नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हमारी जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको है? जो कोटा चित्र शैली है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है वो किसके समय में हुआ था? महाराव भीम सिंह, उमेद सिंह, महाराव राम सिंह या फिर महाराव लक्ष्मण सिंह? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराव राम सिंह के समय। इसके अलावा भीम सिंह थे, उन्होंने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को महत्व दिया था, इसलिए कोटा शैली में देखिए वल्लभ संप्रदाय का वो प्रभाव दिखाई देता है। किसके समय में? भीम सिंह के समय। जो महाराजा राम सिंह थे, इसके समय में स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराव राम सिंह को। लेकिन जो कोटा के शासक भीम सिंह थे, उन्होंने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को महत्व दिया, इसलिए कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी दिखाई देता है। और इसका जो चरमोत्कर्ष काल है वो किसके समय में था कोटा चित्र शैली का? तो वो था उमेद सिंह के समय। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय जाता है महाराव राम सिंह को। और भीम सिंह इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? इनके कारण वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति को ज़्यादा मानते थे। और चरमोत्कर्ष काल, अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय रहा था, तो उसके लिए उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा उमेद सिंह। इसके अलावा देखिए, कोटा चित्र शैली में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद, ये प्रमुख चित्रकार थे कोटा शैली के। कोटा शैली में जो स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं, उनमें उनकी क्या विशेषताएं हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, ये प्रमुख विशेषताएं जो स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं पीन अधर, सुदीर्घ नासिका और पतली कमर। अब पुरुषों की जो आकृतियां बनाई गई थी उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? उन्नत भौहें, मांसल देह यानी मांसल शरीर, भरी भरी दाढ़ी और बड़ी मूछें, और कमर में उनके तलवार या फिर कटार का चित्रांकन किया गया है। और अगर रंग की बात करें तो हरा, पीला और नीला रंग है कोटा शैली में प्रमुख रूप से देखा जाता है। कौन सा रंग? हरा, पीला और नीला रंग। तो ये थी कोटा चित्र शैली के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं आगे का प्रश्न। राजस्थान में सर्वप्रथम आराइस आलागिला पद्धति का प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? कोटा से, नाथद्वारा से, जयपुर से या फिर शेखावाटी से? देखिए, जो ये आराइस पद्धति या फिर इसे आलागिला पद्धति भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसे मोरकसी पद्धति भी कहा जा सकता है। ये क्या थी? इसके लिए देखिए, जो चूने का एक प्लस्तर बनाया जाता था, इसमें चूने के तैयार प्लस्तर में उनको घोटा जाता, चूने के प्लस्तर को घोट करके उसको चिकना कर लिया जाता था और उसके ऊपर वो चित्रण किया जाता था। उस पद्धति को आराइस आलागिला पद्धति या फिर मोरकसी पद्धति है वो कहा जाता था। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध थी? ये आमेर जयपुर से संबंधित थी। तो इसमें ऑप्शन में आमेर ने देकर के जयपुर दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर से। तो आराइस और आलागिला पद्धति का प्रारंभ है कहाँ से हुआ था? आमेर जयपुर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, अलवर के किस राजा के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेषतः हाथीदांत के पलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था? ये हाथीदांत पर चित्रण करने वाले जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे? मूलचंद और उदयराम। किस शैली से? अलवर शैली से। लेकिन ये किस राजा के शासनकाल में हुआ था? महाराजा मंगल सिंह, जय सिंह, विनय सिंह या फिर बलवंत सिंह? तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम, इन दो चित्रकारों ने हाथीदांत के पलकों पर सूक्ष्म चित्रण वो किया था। इसके अलावा गुलिस्तान का सुलेखन और चित्रांकन, ये प्रमुख चित्र गुलिस्तान का जो सुलेखन और चित्रांकन हुआ था वो महाराजा विनय सिंह के समय होता है। राइट आंसर क्या हो जाता है उसका? विनय सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर मंगल सिंह है, लेकिन विनय सिंह के समय की प्रमुख बात यह है कि गुलिस्तान का सुलेखन और चित्रांकन है वो महाराजा विनय सिंह के समय अलवर चित्रशैली में किया गया था। नेक्स्ट है, चित्रित ग्रंथ यशोधरा चरित्र का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है? चित्र दिया गया यशोधरा चरित्र, इस चित्र का संबंध है वो किस चित्र शैली से है? आपके विकल्प हैं जयपुर शैली, झालावाड़ शैली, आमेर शैली या फिर बूंदी शैली। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये आमेर शैली से संबंधित चित्र है यशोधरा चरित्र।
जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे, इसके अलावा एक प्रमुख तथ्य और है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाए थे। और इसके अलावा देखिए जो गणेश पोल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और गणेश पोल क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उस गणेश पोल का निर्माण करवाया और उस पर भित्ति चित्र और अलंकरण से वो सुसज्जित है। यानी जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे, उन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथों की रचना करवाई। इसके अलावा गणेश पोल का निर्माण करवाया और गणेश पोल पर भित्ति चित्र और अलंकरण से ये सजाया हुआ है, इसलिए गणेश पोल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यशोधरा चरित्र का जो संबंध है वो आमेर शैली से है। नेक्स्ट है रघुनाथ, गोविंदराम, डालूराम, लच्छीराम और नूर मोहम्मद ये चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार हैं? कौन कौन से हैं? रघुनाथ, गोविंदराम, डालूराम और लच्छीराम। ऑप्शन में दिए गए हैं बूंदी शैली, कोटा शैली, आमेर शैली या फिर जयपुर शैली। तो ये जो चित्रकार दिए गए हैं इसकी चर्चा हमने पहले कर ली, कोटा शैली से संबंधित सारी फैक्ट हैं वो जान लिए। तो ये थे कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई गई थी उसको अंतिम रूप है वो किस दुर्ग में दिया गया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो महाराणा प्रताप है उनके विरुद्ध जो हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी उसको अंतिम रूप किस दुर्ग में दिया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर और अकबर का दुर्ग अजमेर। बताइए इनमें से सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो अकबर का दुर्ग दिया गया है, अकबर दुर्ग अजमेर में। इसी के अंदर महाराणा प्रताप के विरुद्ध है वो हल्दी घाटी युद्ध के समय वो युद्ध की अंतिम रूप से योजना वो इसी में बनाई गई थी। और इस दुर्ग की एक विशेष बात और ध्यान में रखना आपको कि जो ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो थे उन्होंने जहांगीर को परिचय वो इसी दुर्ग में दिया था। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय वो अकबर दुर्ग अजमेर में ही दिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में रतन निवास एवं कर्ण महल स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। अब इस जूनागढ़ दुर्ग को भी लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में लालगढ़ दुर्ग लिखा हुआ है तो इसका सही आंसर लालगढ़ दुर्ग भी हो जाएगा, क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग ही लालगढ़ दुर्ग कहते हैं। और इसकी नींव राय सिंह ने 1589 में रखी थी। अगर प्रश्न बनता है जो जूनागढ़ दुर्ग है इसकी नींव राय सिंह ने सन 1589 में रखी। इसके अंदर क्या क्या बताया गया? रतन निवास और कर्ण महल। इसके अलावा देखिए इसके अंदर रंग महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास और सबसे प्रमुख जो एग्जाम में पूछी जा सकती है इसके अंदर देखिए चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज विक्रम विलास। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज है वो भ्रमित कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी बुर्जें मेहरानगढ़ दुर्ग में भी स्थित हैं। लेकिन जो चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज हैं ये कौन से दुर्ग में स्थित हैं? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। जो चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और एक विक्रम विलास। बाकी इनका तो कर्ण महल, रतन महल, कर्ण महल से नाम से समझ सकते हैं कि बीकानेर से संबंधित है। हो सकता है जूनागढ़ दुर्ग या फिर लालगढ़ दुर्ग में ये स्थित हैं। आगे देखते हैं, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वो प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर वो गाते हैं? उत्तरी मेवाड़ से संबंधित है ये। और भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है देखिए सुवलिया, हमसीडो, जोरावा या फिर सुपना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जो हमसीडो लोकगीत है वो उत्तरी मेवाड़ के जो भील होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के इसे गाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पटेलिया, बीचियो और लालर क्या है? देखिए जो रीट एग्जाम में पूछा गया वही प्रश्न है ये। पटेलिया, बीचियो और लालर ये क्या हैं? लोक नृत्य, लोकगीत, आभूषण या फिर कोई वाद्य यंत्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 129 का। ये मेवाड़ क्षेत्र के लोक गीत हैं, ये न नृत्य है, न आभूषण है, न कोई वाद्य यंत्र है। पटेलिया, बीचियो और लालर लोक गीत हैं, लेकिन ये कहाँ के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है मेवाड़ से संबंधित। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए 130 नंबर क्वेश्चन, किस सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब से, किस शताब्दी से होने लगा था? 14वीं शताब्दी, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 16वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। हालांकि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ था वो 11वीं-12वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन इसका एक स्वतंत्र भाषा के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर माना जाएगा 16वीं शताब्दी से। अगर उद्भव की बात करें तो हो जाएगा 11वीं-12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन हैं? बांकीदास, गिरधर आसिया, मुणोत नैणसी या फिर कान है व्यास। इनमें से मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक बताने कौन है? मुणोत नैणसी, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें जो मारवाड़ा प्रगनारी विगत है इसके अंदर की बात जाने तो इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक परगने की आबादी, भूमि की किस्म, फसल और सिंचाई के साधन, इन सभी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। प्रत्येक परगने की आबादी कितनी है, उसकी भूमि है, भूमि की किस्म कैसी है, भूमि कैसी है, वहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, फसलों के बारे में, और सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, इन सब का उल्लेख है वो मारवाड़ा प्रगनारी विगत के अंदर किया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो है मुणोत नैणसी। आगे देखते हैं, राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार है वो किसे कहा जाता है? सत्य प्रकाश जोशी, कन्हैयालाल सेठिया, शिवचंद्र भरतिया या फिर नथमल जोशी। इनमें से राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गद्यकार की श्रेणी में आएंगे शिवचंद्र भरतिया, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राजप्रकाश किशोरदास, महेश प्रकाश आसिया मानसिंह, सूरज प्रकाश करणीदान, बिसलदेव रासो चंद्रवरदाई। इनमें से जो एक है वो सही सुमेलित नहीं है। राजप्रकाश किशोरदास का बिल्कुल सही सुमेलित है। महेश प्रकाश देखिए आसिया मानसिंह की रचना है। सूरज प्रकाश जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है आरपीसी के द्वारा, सूरज प्रकाश करणीदान की है। और देखिए, राजप्रकाश और सूरज प्रकाश, राजप्रकाश किशोरदास की याद रखनी है, सूरज प्रकाश करणीदान की। बिसलदेव रासो तो ये चंद्रवरदाई बिल्कुल नहीं होंगे। बिसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नालय की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये इसमें बिल्कुल सुमेलित नहीं है। जो आपको भाषा और साहित्य का टॉपिक लगता है, देखिए उसमें इसी प्रकार की रचनाओं का प्रश्न मिलान करने वाला हर बार एग्जाम सेकेंड ग्रेड में पूछा जाता है। और जो पाठ्य पुस्तक में जितनी भी रचनाएं दी गई हैं उन सबको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर के और महाराणा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बीकानेर के बीकाजी से लेकर के अनूप सिंह तक का इतिहास उसके अंतर्गत वर्णित किया गया है? मुणोत नैणश्री ख्यात, दयालदासरी ख्यात, मारवाड़ा प्रगनारी विगत और बांकीदासरी ख्यात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंतर्गत सही माना जाएगा। दयालदासरी ख्यात है, इसी के अंदर बीकानेर राज्य का इतिहास है और कौन से शासक से? राव बीकाजी से लेकर के महाराणा अनूप सिंह तक का इतिहास इसके अंतर्गत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयालदासरी ख्यात। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की नज़र से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें आपको बताना है, एक तरफ देखिए पत्रिकाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उन पत्रिका के प्रकाशित होने से संबंधित जिला दिया गया है। वातायन बीकानेर की थी, लहर अजमेर जिले से, और भरतपुर से। ये और देखिए पत्रिका का नाम है, और है वो भरतपुर की थी, और संबोधन दी गई है अलवर की। तो इनमें से कौन सी पत्रिका है वो जिले से मिलान उसका सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर जो अंतिम दी गई है संबोधन, ये अलवर से प्रकाशित नहीं होती थी, ये किससे संबंधित थी? कांकरोली से। जो संबोधन है वो कांकरोली से प्रकाशित की जाती थी, और अलवर की पत्रिका थी वो थी कविता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इतनी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। यानी वातायन बीकानेर से, लहर अजमेर से और भरतपुर से, संबोधन कांकरोली से और अलवर से कविता। इस प्रकार से इन सबको आप याद रख लेना। आगे देखिए, 136 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इतिहासकार, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को ही चुनेंगे। तो उन्होंने किस दुर्ग के बारे में ऐसी बात कही थी? विकल्प में देगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग या फिर जूनागढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में ही कर्नल जेम्स टोड ने बात कही थी
कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश अगर की जाती है तो वह सबसे पहले भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे। और राजस्थान का वेल्लोर भी देखिए इसे कहा जाता है, और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने ऐसी बात कही थी। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपकी विकल्प दिए गए हैं, राजा भगवान दास, मान सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। जो जयपुर में आमेर महल का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा मान सिंह के द्वारा। आगे देखिए, जयपुर में स्थित हवा महल के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसका निर्माण सन 1799 के अंदर करवाया गया था। इसका डिजाइन वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता, यानी इसका जो डिजाइन है या वास्तुकार है वो लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया था। इसमें राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण मिलता है, यानी राजस्थानी वास्तुकला के साथ मुगल शैली का भी इसमें प्रभाव है, और यह 9 मंजिला इमारत है। तो हवा महल अगर आपने उसके बारे में अध्ययन किया, पढ़ा है, तो बताइए इसका कौन सा जो विकल्प है वो इसमें हवा महल से संबंधित असत्य दिया गया है। जो विकल्प नंबर 4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो हवा महल है ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला। यहाँ पर कितना दिया गया? 9 मंजिला, इसलिए ये असत्य हो गया। बाकी सारे कथन बिल्कुल सही है। इसमें एक बात और ऐड कर दी जाए कि जो इसका निर्माण 1799 है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी ध्यान में रख लेना कि जो हवा महल है इसका निर्माण सन 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका डिजाइन वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। और इसमें किसका प्रभाव? मुगल शैली का प्रभाव भी मिलता है, और ये एक 5 मंजिला इमारत है। आगे, स्वर्ग भेदी मीनार किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर बूंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो स्वर्ग भेदी मीनार है वो जयपुर जिले में स्थित है। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा टोंक की सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सुनहरी कोठी है किस जिले में स्थित है? टोंक में। तो उसे एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में कब घोषित किया गया था? 7 मार्च 1995, 7 मार्च 1996, 7 दिसंबर 1995 या फिर 7 दिसंबर 1996? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1996 को, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये थे आज के अपने प्रश्न। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।